जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम अपना टॉपिक जो है उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा यूनिट चल रहा था द मास मूवमेंट गांधीयन एरा 1917 टू 1925, जन आंदोलन गांधीवादी युग 1917 से 1925, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और यह है हमारा पार्ट थर्ड। इससे पहले जो है हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, और जो प्रीवियस जो पार्ट था वहां पर हमने काफ़ी कुछ आंदोलन पढ़े थे। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हमने अहमदाबाद वर्कर मिल आंदोलन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में हमने पढ़ लिया था। राइट। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इनके बारे में हम लोग जो है इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉलो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आप जो है लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें और आपको पीडीएफ्स भी लेक्चर्स की मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो अपना टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे बच्चों हम सबसे पहले रॉलेट एक्ट से। बच्चों रॉलेट एक्ट की बात करें ना अगर हम, तो रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, क्या लाया गया, उसके बारे में जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था ना, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उससे जो है जो राष्ट्रवादी जो लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुश नहीं थे। राइट। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है 1919 से जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे उनकी डिमांड से। ठीक है। दिस लेड टू इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पूरे भारत के अंदर हर जगह मतलब प्रोटेस्ट होने लग गए। ठीक है। रैलियां निकलने लगी, हड़तालें होने लगी भारत के अलग अलग कोनों के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार कहीं बवाल ना हो जाए, जैसे वो काफी टाइम पहले 1857 में हुआ था। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या पारित कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया 1919 के अंदर। तारीख थी 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। इसमें यह कहा गया कि यदि हमें किसी भी भारतीय पर शक हुआ, यदि हमें किसी भी भारतीय पर शक हुआ तो हम उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। हम उसको क्या करेंगे, शक के आधार पर क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। यही था रॉलेट एक्ट। अब आप इमेजिन करो कि भाई आप उस टाइम के भारत में रह रहे हो, और अब जो है ऐसा कोई कानून बना दे सरकार कि अगर आप पे शक भी हुआ ना कि आप किसी क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अथॉरिटी को पूरी पावर दे दी गई कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, शक के आधार पर उनको जेल में डाल दो, है ना। अब वहां पर एक बात बोली गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि ना कोई अपील, इस लाइन को याद रखिएगा, पेपर में पूछता है, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, कि ना तो आप कहीं अपील कर पाएंगे, ना आप कहीं दलील दे पाएंगे, ना ही आप कोई वकील कर पाएंगे। देखिए आमतौर पर होता क्या है, आईपीसी पढ़ा होगा, इंडियन पिनल कोड, हालांकि अब तो भारत के अंदर भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, चेंज हो चुका है। पहले आईपीसी यानी कि धाराएं लगाई जाती थी। तो आईपीसी के अंदर यह है कि अगर आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं, पुलिस वाले किसी को भी गिरफ्तार करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर अंदर। राइट। और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो भी है चार्जशीट लगेगी, फिर जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेंगी एंड ऑल। लेकिन इस यानी कि अब यहां पे ये था कि अगर रॉलेट एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो भैया उसको कोर्ट में कहीं पेश नहीं किया जाएगा, उसे अब जिंदगी भर कहां पे रखा जाएगा, जिंदगी भर उसे जेल में रखा जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर शक है कि ये किसी क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो जस्ट आप इमेजिन क्या उस टाइम के जो लीडर्स हैं वो शांत बैठेंगे? अगर आप उस टाइम पर होते आप शांत बैठोगे? आप तो यही को नहीं तो ताना चाहिए पूरी की पूरी, है ना। तो बेसिकली ये क्यों लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो इंडियन लीडर्स थे ना, इंडियन लीडर्स वो बहुत ज्यादा कह सकते हो रैलियां कर रहे थे, हड़तालें कर रहे थे। तो उन सबको दबाने के लिए, उन सबकी मांगों को खत्म करने के लिए जो है इस कानून को लाया गया था। क्लियर है। और इसी कानून की वजह से, इसी रॉलेट एक्ट की वजह से, इसी अधिनियम की वजह से हजारों की संख्या में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, और कईयों को तो सीधा फांसी भी दे दी गई थी। अब सोचिए कितना बुरा था ये रॉलेट एक्ट। तारीख ध्यान रखिएगा 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919 को जो है इसे पारित किया गया था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग मैस्करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या था, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट की वजह से जो राष्ट्रवादी जो लीडर्स थे उसके अंदर, उनके अंदर गांधी जी भी आते हैं। गांधी जी भी बहुत ज्यादा क्या थे, जो है नाराज थे कि भैया ये बिल्कुल ही गलत है, ये तो आप बिल्कुल हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। उसका रिजल्ट क्या निकला, देश भर में और हड़तालें होने लग गई। ठीक है। विरोध करने के लिए मीटिंगें होने लग गई पूरे भारत के अंदर कि हम जो क्या करेंगे, रॉलेट एक्ट का क्या करेंगे, विरोध करेंगे।
फरवरी 1919 में, फरवरी 1919 में, फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ठीक है, सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जहां पर यह फैसला लिया गया कि हम इस अधिनियम को नहीं मानेंगे, हम इस अधिनियम की उल्लंघन करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 1919 के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद दिस टेक्निक ऑफ सत्याग्रह टुक द नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू नेक्स्ट लेवल एंड हु हिट आउट टू कन्फाइन टू द मेथड ऑफ पॉपुलर एगिटेशन। क्या कहना चाहता है कि ये जो सत्याग्रह करने का तरीका था, अब आपको गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो गांधी जी का ये जो सत्याग्रह करने का तरीका था, इससे बेसिकली हम कह सकते हैं कि लोग काफी जागरूक हुए, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था यह आंदोलन कि भैया अब तो हम जो है क्या करेंगे, पूरी तरह से जो इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। राइट? हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना स्थिर थी, उनकी सोच क्लियर थी कि भैया चाहे कुछ हो जाए, ये जो विरोध कर रहे हैं ना हमारे खिलाफ, हम इसको दबा के रहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कह सकते हो बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया। ठीक है, जो भी हड़ताल कर रहे थे, जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। इवन जो निहत्थे लोग थे ना, उनके ऊपर गोलियां भी चलवाई। ये पूरे भारत की बात चल रही है। अभी तो हम जलियांवाला बाग में हत्याकांड पे जाने वाले हैं, अब मैं बाकी भारत के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जब लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो गांधी जी ने जो है क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया, इसके जो है विरोध किया। किसके थ्रू? हड़ताल के थ्रू। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हड़ताल कर दी। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। राइट? इसके साथ क्या हुआ, लोग जो है इनके साथ और जुड़ चुके थे, है ना, लोग जो साथ और जुड़ चुके थे कि नहीं गांधी जी हम आपके साथ हैं। द फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट टू बी ऑब्जर्व वर नेशनल वाइज हड़ताल, फास्टिंग एंड सिविल डिसोबीडियंस। क्या कहता है कि भैया ये जो गांधी जी ने हड़ताल की 8 अप्रैल 1919 को, ठीक है, यहां से हुआ क्या, अब नेशन वाइड पूरे भारत के अंदर हड़तालें होने लग गई, लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, सत्याग्रह करने बैठ गए, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा करने लग गए कि भैया हम आपका कोई भी नियम कानून अब नहीं मानेंगे। अब पूरे भारत के अंदर ये क्रांति जो है फैल चुकी थी। राइट? गांधी जी को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था जिस दिन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये पंजाब के फेमस लीडर्स थे। ठीक है, पंजाब के फेमस लीडर्स थे, हम कह सकते हैं सोशल वर्कर्स भी थे। ठीक है, इनको भी रोलड एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, जो कि पंजाब के लीडर्स थे, तो पंजाब के लोग बड़े नाराज हुए। पंजाब वाले लोग कहते हैं इन्होंने क्या बिगाड़ा, ये तो सोशल वर्कर है, ठीक है, इनको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था। इसीलिए बच्चों 13 अप्रैल 1919 जो मेन डेट है, आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन थी बैसाखी का त्यौहार होता है उस दिन। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हुए। ठीक है, यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे कि आपने जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया है ब्रिटिश सरकार ने, वो गलत किया है। तो बोले इनको रिहा करो, या आप जो है बिल्कुल गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इनका विरोध करने के लिए जो है यहां पर इकट्ठा हुए थे लोग काफी सारे। अब इसकी सूचना मिलती है जनरल डायर को। जनरल डायर कौन था? वो मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का। तो जनरल डायर को जब इसकी सूचना मिली तो जनरल डायर ने जो है ना सिपाहियों का ग्रुप लेके आया वो। ठीक है, और उसने क्या किया, पार्क की, मतलब आप देखेंगे ना, अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा, तो ये रास्ता है और इस तरह से ये है पार्क। ठीक है, ये तो हो गया जलियांवाला बाग। ठीक है, ये एक ही एंट्री है। तो यहां पर जो एंट्री है, मैं आपको मैप पे दिखाई देता हूं, यहां पे ये है मैप बच्चों। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है एंट्री। राइट, और यहां पर सारे जो है क्या थे, यहां पे सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे, ये स्टेज था। ठीक है, और यहां पर वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, और कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है जलियांवाला बाग से। तो यहां पर जनरल डायर खड़ा हो गया और उसके साथ जो सिपाही थे, ठीक है, उनको सीधा ऑर्डर दे दिया कि भैया इनके ऊपर फायर करो, इनके ऊपर गोलियां चलवा दो। वहां पर बुजुर्ग थे, ठीक है, महिलाएं थी, है ना, बच्चे थे, पुरुष थे, किसी को भी वार्निंग नहीं दी गई कि आप खाली कर दो। ठीक है, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप ये जो पार्क ऐसे खाली कर दो, जलियांवाला बाग खाली कर दो, नहीं। सीधा का सीधा क्या किया, सीधा का सीधा जो है उनके ऊपर क्या चलवा दी, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। इसी को बोलते हैं बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग, है ना। और बेसिकली जब जनरल डायर से पूछा कि भी आपने ये सब क्यों किया, तो जनरल डायर कहता जी आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा था, तो ये एक्शन लेना मेरा जरूरी था ताकि पंजाब को एक मोरल लेसन सिखाया जा सके। सोचो, कह रहा है पंजाब को दिमागी रूप से ठीक करने के लिए ये करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, देश के अंदर दंगे फसाद ना हो, इसलिए मैंने स्टेप उठाया।
अब भाई ये जो है पूरे भारत के अंदर खबर फैल चुकी थी कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है लोग अब शांत तो नहीं बैठेंगे, है ना। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो हैरान हो गए, यार ठीक है इतने साल से अत्याचार कर रहे थे लेकिन ये क्या कर दिया, एक बाग के अंदर निहत्थे लोगों को मार दिया इसने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी नाइटहुड की, वो इन्होंने वापसी कर दी, बोले मुझे नहीं चाहिए भैया, तुम मेरे लोगों को मार रहे हो और मैं तुम्हारी उपाधियां रखता फिरूं। तो ये नाइटहुड की उपाधि जो है उन्होंने क्या कर दी, वापसी कर दी। जब यह हत्याकांड हुआ अब ब्रिटिश सरकार को पता चल चुका था कि नहीं भैया अब देश के अंदर बवाल होगा, इसलिए इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने जो है मार्शल लॉ लगा दिया पूरे पंजाब में। मार्शल लॉ बच्चों, मार्शल लॉ का मतलब होता है कर्फ्यू। जैसे आज के टाइम में हम बोलते हैं ना, पहले बोलते थे धारा 144, अब हो गया धारा 163 बीएनएस के तहत। तो कर्फ्यू लगा दिया पंजाब के अंदर, मार्शल लॉ लगा दिया कि भाई ताकि जो है पंजाब के जो लोग हैं वो भड़के ना, सोसाइटी सही ढंग से चलती रहे। ठीक, अब हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार से मांग की आईएन कांग्रेस के अधिकारियों ने, गांधी जी ने, कि भाई ये तुमने बहुत ही गलत किया है, इनको सही करो भैया, कुछ ना कुछ इसमें करो। तो हुआ क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई थी, उसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था, हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन को बनाया गया था 1919 में, और 1920 में हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। बोले नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसने जो मारा है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जनरल डायर ने जो हत्या की है, जनरल डायर ने जो हत्या की है जलियांवाला बाग के अंदर जो गोलियां चलवाई हैं, तो बोले वो सही चलवाई हैं क्योंकि ना वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की प्लानिंग कर रहे थे, तो समाज के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जो है ये सही है। सोचो हंटर कमीशन की रिपोर्ट, हंटर कमीशन, फिर तुमने कमीशन बनाया है उसकी रिपोर्ट ढंग से तो बनवाओ। माइकल ओ ब्रायन जनरल डायर, ये इसका पूरा नाम था, जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था 1912 से 1919 के बीच में। ठीक है, इसको बेसिकली इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या की थी उधम सिंह जी ने, और कब की थी, 1940 में। हत्या किसने की, श्री उधम सिंह जी ने, और कब की थी, तो 1940 में की थी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। और उस जो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। और इस कमेटी के अंदर और कौन कौन से मेंबर्स थे, तो एक थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सीआर दास। कौन कौन थे, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, और मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सीआर दास ये जो है इसके क्या थे, मेंबर्स थे। क्लियर है, तो ये था बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि नई वेव स्टार्ट हो चुकी थी राष्ट्रवादी आंदोलनों की, एक नई वेव स्टार्ट हो चुकी थी यहां पे। द कॉमन नेशनलिस्ट एगिटेशन अगेंस्ट द रोलेट एक्ट हैड ब्रॉट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुगेदर, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द एगिटेशन अलाइक। क्या कहते हैं कि जब रोलेट एक्ट आया, तो रोलेट एक्ट आने के बाद अलग अलग वर्ग, समाज के अंदर जो अलग अलग वर्ग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो सारे के सारे अब एक हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन सब का प्रभाव तो पूरे भारत पे पड़ रहा था, और भारत के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, तो सारे के सारे यहां पर क्या हो चुके थे, सारे के सारे जो यहां पर एकजुट हो चुके थे। क्लियर है, उसके बाद अंडर सच कंडीशंस द नेशनलिस्ट ट्रेंड अमंग द मुस्लिम्स took the form of खिलाफत मूवमेंट which was later politicized by गांधी against the British government। क्या कहता है कि भाई हिंदू और मुसलमान सारे एक हो चुके थे, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, और उसके बाद यहां पर एक ट्रेंड ये निकल कर आया कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के जरिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, और खिलाफत मूवमेंट के अंदर गांधी जी और उनके अनुयायियों ने उनका क्या किया था, सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। राइट, एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था ये समझना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो जो टर्की था, टर्की देश है, हिंदी में इसको तुर्की बोलते हैं, तो टर्की देश के अंदर जो साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर, क्या नाम था, ऑटोमन। तो ऑटोमन जो एम्पायर था ना, वो बिखरने की कगार पे आ चुका था, वो पूरी तरह से टूट चुका था, वो टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था। अगर वो टुकड़ों में बढ़ गया तो अब उस पूरे एरिया के ऊपर किसका कब्जा हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाएगा। ठीक, वहां का जो सुल्तान था उसे बोलते थे खलीफा। खलीफा, तुर्की का जो सुल्तान था, जो राजा था, या तो आप उसको सुल्तान कह सकते हो या खलीफा कह सकते हो। तो खलीफा's पोजीशन एज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम वाज थ्रेटेंड एज ब्रिटिश पार्टीशन द ऑटोमन एम्पायर। जो खलीफा की जो पोस्ट थी,
है ना, जो रिलीजियस जो पोस्ट थी, सबसे बड़ी पोस्ट थी, वो खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन अंपायर को जो है पार्टीशन करना शुरू कर दिया था, बंटवारा करना शुरू कर दिया था। अब इन सबसे हुआ क्या, जो मुस्लिम जो पढ़े लिखे थे, उनको ये चीज समझ में आ गई कि भैया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रवैया है ऑटोमन अंपायर के खिलाफ, वो बहुत ही गलत है, हमें इसको सही करना पड़ेगा, हमें इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे तैसे करके इसको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए 1920 में अली भाइयों ने, अली ब्रदर्स ने, यानी कि दो अली हैं, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली, तो दो अली भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि वो उनके ऊपर प्रेशर बना सके कि भैया आप हमारे खलीफा की हिफाजत करो, उनको खतरे में मत डालो। तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट शुरू किसने किया, मोहम्मद अली, शौकत अली ने कब शुरू किया था, तो 1920 में से शुरू किया था। क्लियर है। उसके बाद एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी 1919 में, किसकी लीडरशिप में, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान एंड हजरत मोहानी, राइट। खिलाफत कमेटी बनाएगी 1919 के अंदर। उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे, अली ब्रदर, अली भाई, है ना, अभी जैसे मैंने आपको नाम बताया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, और मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान और हजरत मोहानी। क्लियर है। जिसके बाद क्या हुआ, नेशनल लेवल प्रोटेस्ट वाज इनिशिएटेड, जिसके बाद क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय स्तर का विरोध जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो शुरू किया गया। उसके बाद गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी परसीव्ड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या कहता है, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, जिससे गांधी जी को यह पता चल गया था कि ये एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम हिंदू और मुसलमानों को क्या कर सकते हैं, हिंदू और मुसलमानों को एक कर सकते हैं, जो अभी से लड़ते आ रहे हैं, है ना। उसके बाद तो जिन्ना अपोज द मूव सिंस इट वाज इंड्यूस रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। जिन्ना ने इस चीज का विरोध किया कि यार तुम ऐसे कैसे गांधी को बना रहे हो, ऐसे कैसे हिंदू को लेके आ रहे हो, बोले आप जो है धर्म को राजनीति में लेके आ रहे हो, तो बोले ये गलत है। हालांकि मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्ना, मुस्लिम लीग ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का सपोर्ट किया, लेकिन जिन्ना ने नहीं किया। इन 1920 एन अलायंस वाज मेड बिटवीन खिलाफत लीडर्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड फाइनली 1920 में क्या हुआ, 1920 में मतलब एक गठबंधन बनाया गया, जो खिलाफत आंदोलन के जो लीडर्स थे उनका, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका। अब आप इन सब से ये देख सकते हैं कि इन सब से जो है हम कह सकते हो कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकता है, जो यूनिटी है, वो क्या हो चुकी थी, वो पूरी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। क्लियर है बच्चों। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई गेस सारे के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।